दिनांक 19 मई, दैनिक जागरण। आज हम इस जिस एडिटोरियल पर चर्चा करेंगे वो दो एडिटोरियल होगा, एक दवा क्षेत्र से संबंधित होगा। दवा क्षेत्र में दो मुद्दे हैं, एक पेटेंट का मुद्दा है और एक कच्चा माल का मुद्दा है। इस दोनों मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यह क्यों भारत के लिए एक बड़ी समस्या आज बन चुके हैं। और दूसरी समस्या है आपको जाके मोबाइल तकनीकी से होने वाले रेडिएशन, जिससे मानव समाज के साथ साथ पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। आइए सबसे पहले एथिकल मुद्दे को देखते हैं कि आज जो एथिकल शब्दावली दी गई है, जिसका प्रयोग आप केस स्टडी के साथ साथ ऐसे में भी कर सकते हैं। धैर्य और साहस से किसी भी विपत्ति का प्रतिकार किया जा सकता है। आपको पता है कि यह दोनों चीज, धैर्य और साहस, ये आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो यह आपके साहस का परिचायक है, क्योंकि आपको पता है कि जिस हिसाब से सिलेक्शन की दर है, क्योंकि 10 लाख लोगों की संख्या में अंतिम सिलेक्शन 800 से 900 का होता है, उस परिस्थिति को जानते हुए भी अगर आप डिसीजन लेते हैं कि आपको सिविल सर्विस बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है, तो ये आपके साहस का परिचायक है। और दूसरी तरफ साहस होने से ही सिर्फ काम नहीं होगा, क्योंकि अगर इस परीक्षा को निकालना है तो आपको धैर्य चाहिए। और इस धैर्य, क्योंकि यह परीक्षा 1 साल पूरा समय मांगती है और प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू के परीक्षा के विभिन्न चरणों में आपकी धैर्य की परीक्षा होती है। तो यह धैर्य आपको बनाए रखना है, क्योंकि कई बार आपको असफलता भी मिलती है और यह सफलता कई बार 3-4 साल आपके जीवन को क्या करती है, ले जाती है। तो धैर्य और साहस से आप किसी भी विपत्ति का प्रतिकार कर सकते हैं। अगर आज की परिस्थिति में इसको आप जोड़े कि जो कोविड जैसी समस्या है, कि कोविड जैसी महामारी मानव समाज के सभी क्षेत्रों को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, या आर्थिक समस्या के साथ साथ मनोवैज्ञानिक समस्या भी है, तो हमें साहस चाहिए इस परिस्थिति में कि कैसे हम इस परिस्थिति से लड़ सके। इसके लिए अंदर में क्या हो, एक इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए और इस साहस से लड़ने के लिए आपके अंदर धैर्य भी होना चाहिए कि यह समय भी निकल जाएगा और आगे जीवन जो है फिर से शुरू होगा। मामला क्या है, धैर्य और साहस का है, और यह जीवन को क्या बनाता है, उन्नत बनाता है। दूसरा, ये ऊर्जा में क्या दिखाई दे रहा है, ऊर्जा कहता है कि स्वयं को देखना है। किसको देखना है, स्वयं को देखना। आपको पता है कि मनुष्य के रूप में आपको जन्म दिया गया है, तो एक आपका आंतरिक पक्ष होता है और एक आपका बाह्य पक्ष होता है। बाह्य पक्ष मतलब कि आप जो कपड़े पहनते हैं, जैसा आप बातचीत करते हैं, जैसा आप लोगों को दिखाते हैं, तो वो आपका बाह्य आवरण है। तो बाह्य आवरण तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन उससे जरूरी है आंतरिक आवरण। आप स्वयं को देखिए, स्वयं को जानिए, अपने को पहचानिए कि आप क्या हैं, आपके उद्देश्य क्या हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं, आपके अंदर कमियां क्या हैं और आप कमियों को कैसे सुधार सकते हैं। कोई भी काम में आप तभी सफल होंगे जब आप अपनी खुद को जानिएगा, खुद की क्षमताओं को जानिएगा, खुद की समस्याओं को जानिएगा, खुद की कमियों को जानिएगा, तो सफल होने में आपको समय नहीं लगता है। आपको पता है कि जीवन का अर्थ अर्थहीन होने में नहीं है, जीवन का अर्थ अर्थपूर्ण होने में है, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है, श्रेष्ठ है, आनंदमय है और आदर्श है। और जब आप स्वयं को जान जाते हैं तो आपके जीवन में कई सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है, कि जीवन के नैतिक मूल्यों को आप सम्मान देते हैं, अच्छाइयों के प्रति आस्था रखते हैं और बुराइयों के प्रति संघर्ष करने का साहस रखते हैं। और इस दुखी और पीड़ित मानवता के लिए हर समय आप क्या रखते हैं, तैयार रहते हैं। तो स्वयं को जानने से समाज में भी आपकी महत्ता बढ़ती है। इसलिए कहा भी गया है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, क्योंकि व्यक्ति को मन से, वचन से, कर्म से एकनिष्ठ होना चाहिए। और जब आप स्वयं को जानते हैं तो सत्यनिष्ठा जैसे मूल्य आपके अंदर समाहित हो जाते हैं। और जब आपके अंदर सत्यनिष्ठा आता है तो साहस आता है, धैर्य आता है, आपकी स्वीकार्यता बढ़ती है और समाज में आपको आगे बढ़ने से या प्रगति करने से कोई रोक नहीं सकता है। आइए, आज का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो दवा क्षेत्र से संबंधित है। आपको पता है कि आज कोरोना के संदर्भ में कुछ कोरोना संजीवनी है, जैसे अस्पताल है, बेड हैं, डॉक्टर हैं, दवाइयां हैं। ये क्या है, कोरोना संजीवनी है, जिससे कोरोना मरीजों का क्या किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है और कोरोना संक्रमण से मुक्त होने में ये चीजें बहुत बड़ा क्या है, कारगर सिद्ध हुई है। तो इस दवा क्षेत्र में जहां भारत विश्व में लीडिंग प्रोड्यूसर है और अपनी बृहद जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करता है, साथ साथ विश्व के गरीब देशों को भी दवा बड़ी मात्रा में निर्यात करता है। यूनाइटेड नेशन के कई सारे कार्यक्रमों में भारत की दवाएं जाती है, क्योंकि भारत की दवाएं न सिर्फ सस्ती है बल्कि गुणवत्ता के मानकों पर भी खड़ी होती है। तो कई सारे देशों पर भारत की दवा का क्या है, बहुत बड़ी स्वीकार्यता है, क्योंकि ये दवा बहुत बेहतर तरीके से कार्य करते हैं। ये हमारी सॉफ्ट डिप्लोमेसी के भी हिस्सा है, क्योंकि भारत इन दवाओं को बहुत ज्यादा कीमत नहीं वसूल करता है, एक सामान्य कीमत पर लोगों तक दवाएं उपलब्ध कराता है। तो इस दवा क्षेत्र में दो मुद्दे हैं, एक मुद्दा कच्चा माल का है, रॉ मटेरियल का है, और एक मुद्दा आपको जाके पेटेंट का है। तो इस दो मुद्दों पर हम देखते हैं। तो आइए बात करते हैं कि जब दवा क्षेत्र है तो इसमें आपको क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए।
क्योंकि कोई भी चीज़ आप जानते हैं जिसको कोई भी चीज़ अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको कच्चा माल होना बहुत ज़रूरी है। यह यूपीएससी के जीएस के पेपर 1 से जुड़ेगा, क्योंकि पहले यूपीएससी पूछ चुका है क्यों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पहाड़ों पर स्टैब्लिश होती है, और अब यह पूछ सकता है कि दवा क्षेत्र में प्रयोग होने वाले कच्चे माल क्या क्या हैं और उस कच्चे माल की प्राप्ति में समस्याएं क्या हैं और कैसे इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। अगर आप कच्चे माल को कैटेगराइज करेगा तो 3 भागों में आप कैटेगराइज कर सकते हैं दवा क्षेत्र में लगने वाले कच्चा माल। एक तो आपको पैकेजिंग वाला होता है, क्योंकि आपको पता है कि दवाओं को पैकिंग करने के लिए आपको कई सारी चीजों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। प्लास्टिक का रैपर होता है, सीसी होती है कांच की या प्लास्टिक की। दूसरा, इसमें ये 2 शब्द है, ये तकनीकी शब्द हैं, एक्सिपिएंट्स और एपीआई। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट्स। तो एक्सिपिएंट और एपीआई 2 महत्वपूर्ण कच्चे माल हैं, और तीसरा महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन है, पैकेजिंग। जब आप एक्सिपिएंट और एपीआई दोनों के बीच अंतर को समझिएगा, तो एपीआई जो है कौन सा, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट्स। एपीआई में क्या होता है, सपोज कीजिए कि अगर आप खांसी की कोई सिरप लेते हैं, कोई दवाई लेते हैं, तो खांसी की सिरप ये वाटर सॉल्युबल होता है, इसमें ये एक लिक्विड के रूप में होता है, तो पूरी दवा आपके बॉडी में काम नहीं करती है। इसमें कुछ दवा के कण होते हैं जो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, और वही आपके बॉडी में क्या करती है, काम करती है। पूरी दवा काम नहीं करती है, कुछ एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं। क्योंकि यह लिक्विड इसलिए बना जाता है ताकि वो बॉडी में जाना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो ये पूरी दवा के कैरियर का काम करती है, जो एक्टिव पार्टिकल्स को आपके बॉडी के अंदर पहुंचाती है। तो ऐसे कई सारे एपीआई हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल पार्टिकल्स, जो दवा क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है, और भारत बड़ी मात्रा में इसका चाइना से क्या करता है, आयात करता है। और दूसरा, अगर आप एक्सिपिएंट की बात करेंगे, अगर आप एक्सिपिएंट की बात करेंगे तो इसको समझिए कि यह पूरी दवा ही क्या करती है, बॉडी में काम करती है, कोई इसमें कैरियर नहीं होता है। जैसे डोलो आती है, जैसे कालपोल आती है, ये फीवर की दवा है, इसमें पैरासीटामोल मुख्य रूप से क्या होता है, एपीआई होता है। तो ये पूरी दवा आपके बॉडी के अंदर जाती है और पूरी दवा आपके बॉडी में काम करती है। तो एक्सिपिएंट क्या है, पूरी दवा बॉडी में काम करती है, और एपीआई क्या है कि उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो एक्टिव होते हैं, और वही बॉडी में काम करती है। बाकी माध्यम होता है, कैरियर होता है आपके बॉडी में पहुंचाने का। और तीसरा क्या है, पैकेजिंग वाला, जो हमने आपको बता दिया। तो दवा क्षेत्र में 3 रॉ मटेरियल हो गए, याद रखिएगा। एक्सिपिएंट जो पूरी दवा काम करती है, जैसे पैरासीटामोल। दूसरा, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट्स, जो कैरियर का काम करती है, पूरी दवा काम नहीं करती है। और तीसरा, पैकेजिंग के लिए रॉ मटेरियल। तो भारत बड़ी मात्रा में ये इन चीजों का आयात चाइना से करता है, और अमेरिका से कच्चे माल के रूप में जो पैकेजिंग है उसका आयात बड़ी मात्रा में होता है। तो कहीं ना कहीं ये दवा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को क्या करता है, हतोत्साहित करता है। तो कोविड काल में जैसे ही दवा की मांग ज्यादा हुई भारत में, पूरे विश्व में, और चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, एपीआई का, तो इन्होंने क्या किया, कच्चे माल की कीमतों को कई गुना बढ़ा दिया। जिसे आप देख सकते हैं, ये पैरासीटामोल, डिक्लोफिनिक, डिक्लोफेन सोडियम, सिफ्रोफेक्सिन, सीपी मेलेट, ये कई सारे कच्चा माल हैं, ये एपीआई हैं, ये इंटीग्रेंट्स हैं, और कुछ इसमें एक्सिपिएंट भी है। इसकी कीमत को देखिए, 250 से 450 हो गया, 700 से 1500 हो गया, 1765 से 2025 हो गया। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है, चाइना ही विश्व को 70 से 80% एपीआई प्रोवाइड करता है। तो अगर इसकी कीमत बढ़ेगी तो दवाओं की उपलब्धता क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, दवाओं की कीमत बढ़ जाएगी, और लोगों की जिंदगी को बचाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इस आर्टिकल में वही बात की गई है कि एपीआई जो है क्या करता है, भारत 70% से ज़्यादा आयात करता है। तो इस परिस्थिति में अगर हमको निकलना है तो इसमें कुछ उपाय बताए गए हैं। तो पहला उपाय बताया गया है कि मेडिकल उपकरण के उत्पादन के लिए जरूरी बुनियादी संरचना स्थापित करने के लिए आपको काम करना होगा, जो उसके लिए आपको तकनीकी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, उपकरण चाहिए, भूमि चाहिए। तो इन चीज़ों पर काम करना होगा। दूसरा क्या है कि आपको तकनीकी में निवेश करना होगा, रिसर्च एवं डेवलपमेंट, शोध में निवेश करना होगा, नवाचार में निवेश करना होगा, ताकि भारत जो है बड़े स्तर पर एपीआई का उत्पादन कर सके। क्योंकि अभी भारत जेनरिक दवाइयों को ज्यादा बनाता है। जेनरिक दवाइयां वही होती है कि जो विदेशी कंपनियां दवा बना चुकी है, उस पर उसका पेटेंट का अधिकार खत्म हो गया, तो पेटेंट के अधिकार पे कोई भी कंपनियां दवा बना सकती है, उसी दवा को जेनरिक दवा कहता है। तो भारत वर्तमान में जेनरिक दवाई ज्यादा बना रहा है, लेकिन तकनीकी का निवेश करने पर क्या होगा कि भारत में नवाचार और शोध होगा, और नई नई बीमारियों के प्रति हम क्या तुरंत दवा बना पाएंगे। और तीसरा कि हमें एपीआई और मेडिकल उपकरण समेत तमाम आयातों पर नकेल कसने के लिए आयात कर पर बढ़ावा देना होगा। और आयात कर बढ़ाएंगे तो चीजें महंगी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे यहां स्वदेशी उत्पादन
एपीआई और कच्चा माल का बढ़ाना होगा, एक्सिपिएंट्स का बढ़ाना होगा। और पूंजी भी एक बहुत बड़ी इश्यूज है कि सरकार को इसमें निवेश करना चाहिए, सार्वजनिक निवेश करना चाहिए और निजी क्षेत्र को भी प्रमोट करना चाहिए। जहां चाइना में निवेश की दर पे ब्याज 5% है, भारत में ये 14% पर है। तो क्या होता है कि ये ब्याज दर होने पर चीज़ें महंगी हो जाती है और निवेश करने से संस्थाएं क्या करती कतराती है। तो सरकार को इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेडिंग पीएसएल के दायरे में लाकर पर इस पर निवेश बढ़ाना चाहिए। क्यों ऐसा जरूरी है? क्योंकि आपको पता है कि हमें आगे की सोचनी चाहिए। कोरोना वायरस अपना रूप बदल रहा है और भविष्य में भी नई प्रकार की महामारियां आने की आशंका है। पर्यावरण भी तेजी से बदल रहा है। इस परिस्थिति में हमें दवा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना ही होगा, क्योंकि दवा क्षेत्र में निर्भरता आर्थिक और स्वास्थ्य संप्रभुता को प्रभावित करती है, जो राष्ट्र की संप्रभुता को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो इस समस्या के निजात के लिए भारत सरकार ने बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की बात की है। तो 2021 से लेकर 25 के बीच भारत में कई सारे बल्क ड्रग पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये बल्क ड्रग पार्क का काम क्या है कि यहां पर क्या बनेंगे? एपीआई बनेंगे, जो भारत की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करेगी। केंद्र सरकार इसमें 90% क्या करेगी? अनुदान देगी और 10% किसका हिस्सा होगा? राज्यों का हिस्सा होगा। तो ये बल्क ड्रग पार्क भारत में कच्चे माल की तो यह बल्क ड्रग पार्क भारत को दवा क्षेत्र में कच्चे माल की समस्या से निदान करने में एक महत्वपूर्ण कारगर उपाय हो सकता है। याद रखिएगा, भारत में स्कीम बहुत है, आवश्यकता है स्कीम के क्रियान्वयन की, तभी हम इस चीजों से आगे निकल सकते हैं। दूसरे इस आर्टिकल में दो शब्दावली पर चर्चा की गई है जो पेटेंट से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि पेटेंट तभी आपको दिया जाता है जब कोई आप नया आविष्कार करें और आविष्कार के साथ साथ यह मानव समाज के लिए उपयोगी हो, तो आपको यह पेटेंट अधिकार दिया जाता है कि कुछ समय के लिए आपको इस उत्पाद पर रॉयल्टी मिलेगी। जनरली यह समय 20 ईयर्स होता है। तो आज मुद्दा यह है, क्या जीवन रक्षक दवाओं के लिए पेटेंट जैसे अधिकार होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो इसके लिए दो शब्दावली यहां पर चर्चा की गई है। एक चर्चा की गई है एवरग्रीनिंग और दूसरा कंपल्सरी लाइसेंसिंग। आइए इस दो शब्द को समझिए, यह पेटेंट से कैसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप समझिए एवरग्रीनिंग क्या है। आप यह समझिएगा कि एवरग्रीनिंग का समर्थन कौन करते हैं? विकसित देश करते हैं। आपको पता है कि आपको सपोज कीजिए 1995 में कोई आपने दवा बनाई, उस पर आपको पेटेंट मिल गया और उसका वैल्यू कितना होता है? 20 साल का होता है। 2015 में उसका पेटेंट क्या हो गया? एक्सपायर हो गया। अब 2015 के बाद कोई भी कंपनी अगर दवाई बनाती है, कोई भी कंपनी इस दवा को क्या कर सकती है? बना सकती है। कोई भी सरकार बना सकती है, कोई भी संस्था बना सकती है। तो इसके बाद ये दवा कहलाती है जेनरिक मेडिसिन। क्या कहलाती है? जेनरिक मेडिसिन, क्योंकि इस पर पेटेंट का अधिकार समाप्त हो गया। लेकिन विकसित देश क्या चाहते हैं कि आजीवन उसको उस दवा पर पेटेंट का पैसा मिलते रहे, रॉयल्टी मिलते रहे, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था क्या हो? बूस्ट हो। तो 2015 के बाद या 20 साल के बाद वह उस दवा में कुछ प्रोसेस में चेंज कर देती है। क्या कहते हैं? प्रोसेस में, उस दवा निर्माण की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत चेंज करके फिर से पेटेंट कराने का अधिकार रखना चाहती है, ताकि एवरग्रीनिंग मतलब कि हमेशा वो हरा भरा रहे। मतलब क्या? हमेशा उनको उस पेटेंट से मिलने वाला लाभ मिलता रहे। तो इसको बोलते हैं प्रोसेस में चेंज कर करके उस दवा को फिर से पेटेंट कराने के अधिकार को दिखाती है कि हमें आजीवन उस पर क्या मिले? पेटेंट मिले। जबकि पेटेंट के नियम क्या कहते हैं कि 20 साल के बाद उस दवा को कोई भी बना सकता है। तो विकसित देश एवरग्रीनिंग का समर्थन करते हैं। तो आप खुद सोचिए, विकासशील देश का समर्थन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यह दवाओं पर मोनोपोली को स्टैब्लिश करता है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से दिया है हाउ एवरग्रीनिंग रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू द मेडिसिन। कैसे एवरग्रीनिंग मेडिकल तक आपकी पहुंच को बाधित करता है। तो ओरिजिनल ड्रग पे 20 साल पेटेंट मिला, आपने फिर क्या किया? थोड़ी सी प्रक्रिया में क्या कर दी? चेंज कर दी, और आपने उस दवा को फिर से नए नाम से पेटेंट करा लिया और फिर से आपने क्या कहा कि अगले 20 साल के लिए फिर आपको पेटेंट मिल गया। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है। इससे दवाओं की उपलब्धता और जेनरिक दवाओं की उपलब्धता क्या होती है? बाधित होती है। तो ये सब कौन सा हो गया? एवरग्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या है? इसका समर्थन भारत जैसे देश करते हैं, विकासशील देश। कंपल्सरी लाइसेंसिंग मतलब क्या है कि जैसे आपको पता है कि दवा में पेटेंट कितने साल के लिए मिला? 20 साल के लिए। तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग का मतलब है कि अगर इस 20 साल के बीच में अगर ऐसी कोई आवश्यकता पड़ जाए, राष्ट्रीय आपदा का समय आ जाए और लोगों तक उचित मूल्य पर उपलब्धता नहीं है, तो उस देश की सरकार अपने देश में कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या कर सकती है? जारी कर सकती है। और पेटेंट मालिक की सहमति के बिना भी उस दवा का उत्पादन, उपयोग और बेचा जा सकता है। यह भारत के पेटेंट कानून 1970 में भी इसका प्रावधान किया है, ट्रिप्स समझौते में भी इसकी बात की गई है और दोहा डिक्लेरेशन में भी इसकी बात की गई है। तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो 20 साल का प्रावधान है, इसके बीच में क्या है? एक रुकावट की तरह काम करता है कि अब आवश्यकता है कि पेटेंट उस पर न लगे और कोई भी कंपनी उस दवा को बना सकती है। इसको उदाहरण से समझिए। एक कैंसर की एक दवा है नेक्सावर। कौन सी? नेक्सावर, जिसके
एक कंपनी है नेक्सा और उसकी दवा है बेयर, और उसकी जो प्राइस है डोज की 2,80,000 रुपए है। और सेम कंपोजिशन भारत की कंपनी नेटको उस दवा को बनाती है 8880 रुपए में। तो सुप्रीम कोर्ट में यह विवाद पहुंचा कंपल्सरी लाइसेंसिंग को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि कैंसर की दवा इतनी महंगी ना हो कि लोगों की पहुंच से क्या हो जाए, बाहर हो जाए, और उसने नेटको को क्या क्या कंपल्सरी लाइसेंसिंग प्रोवाइड किया और सरकार के निर्णय को सही बताया। तो भारत ने केवल एक कंपल्सरी लाइसेंसिंग जारी की है वर्तमान में कैंसर की दवा को लेकर के, और जो दवा नेटको को जारी की गई है, ठीक है। और अभी हाल ही में कई सारी दवाओं पर फिर से डिमांड चल रही है भारत में। उद्योग संघ जो है कि भारत सरकार कंपल्सरी लाइसेंसिंग की क्या करे, अनुमति दे, ताकि रेमडेसिविर और कोरोना के लेकर के आपात दवाएं और वैक्सीन का निर्माण बड़े स्तर पे हो, ताकि लोगों की जान बचाया जा सके, क्योंकि लोगों की जान से कोई बड़ा चीज नहीं है, क्योंकि यह पेटेंट सिर्फ आर्थिक हित से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी वर्तमान में राष्ट्र को बचाना है। तो एक कंपल्सरी लाइसेंसिंग जैसे प्रावधान जो विकासित देश समर्थन करते हैं, इसको अभी लागू किया जाना चाहिए, और एवरग्रीनिंग को तो कभी लागू नहीं किया जाना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट आर्टिकल, अफवाहों से जूझता 5G नेटवर्क। तो आपको पता है कि मोबाइल तकनीकी में भी लगातार क्या हुए, विकास हुए हैं। आप जनरेशन तकनीक, फर्स्ट जनरेशन से कहां जा चुके हैं, फिफ्थ जनरेशन में आ चुके हैं, और इस फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम करेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी काम करेगा, और आपके आसपास की सारी चीजें मोबाइल से जुड़ जाएगी, और आपको काम करना आपके जीवन में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यह भविष्य की तकनीकी है, और लगातार इस पर शोध चल रहे हैं। अभी हाल ही में एक अफवाह या कहेंगे या अभी एक राय रखी गई थी कि 5G तकनीकी से कोरोना वायरस का प्रसार बहुत ज्यादा हो रहा है। कई सारी संस्थाओं ने इसको नकारा। इस आर्टिकल में ना 5G के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, और ना आपको 5G के प्रयोग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, ना 5G से संबंधित कुछ समस्याओं पर चर्चा की गई है। यह आर्टिकल मुख्य रूप से मोबाइल रेडिएशन, मोबाइल और मोबाइल टावरों से निकलने वाला रेडिएशन और इससे पड़ने वाले प्रभाव के हैं, उस पर चर्चा की गई। यूपीएससी में इस साल प्रीलिम्स के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल 5G पे आने की बड़ी संभावना है, तो इस पर हम अलग से आर्टिकल चर्चा करेंगे। यह आर्टिकल आएगा, और अभी हम देखते हैं कि मोबाइल और मोबाइल टावरों से होने वाले रेडिएशन से कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है। तो मामला क्या था, 5G टावरों की टेस्टिंग से निकलने वाला रेडिएशन हवा को जहरीला बना रहा है, इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तब कई सारे रिपोर्ट भी ऐसी कही कि दुनिया में पहले भी कई देशों में 5G नेटवर्क शुरू हो चुका है और ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है। WHO ने भी तर्क दिया कि कोरोना वायरस मोबाइल नेटवर्क और रेडियो तरंगों पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकता है। 5G को लेकर के जो विवाद हुए तो सबने अपनी अपनी राय रखी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो मोबाइल हम लोग यूज करते हैं और मोबाइल टावर्स हैं, इससे बड़ी मात्रा में रेडिएशंस निकलते हैं, और यह रेडिएशंस न सिर्फ लोगों बल्कि जानवरों के लिए भी क्या है, खतरनाक है। मोबाइल फोन और टावर दोनों ही सच में हमारे सेहत के लिए विलेन हैं, और मोबाइल फोन के इस्तेमाल से एक विशेष प्रकार के कैंसर होने की संभावना रहती है। आपको पता है इससे निकलने वाला रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ जिसे कहते हैं, यह फील्ड शरीर के ऊतकों को प्रभावित करता है। वैसे तो हमारा शरीर का एनर्जी कंट्रोल मैकेनिज्म आरएफ एनर्जी के कारण पैदा गर्मी को बाहर निकलता रहता है, पर कुछ शोधों में साबित हुआ है कि मोबाइल फोन से निकलने वाली ऊर्जा ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, अल्जाइमर और हार्ट डिजीज के लिए क्या है, जिम्मेदार है। और एक बात और की गई कि मोबाइल रेडिएशन से हमारे खून की गुणवत्ता और दिमाग की कोशिकाओं को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो यह भूल जाइए, मोबाइल रेडिएशन से कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य और आपके जीवन पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव तो एक तरफ मोबाइल रेडिएशन से मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव दिख रहा है, और दूसरी ओर इस रेडियो फ्रीक्वेंसी से तितली, मधुमक्खियां और गोरैया के विलुप्ति के लिए भी जिम्मेदार माना गया है। आज बड़ी मात्रा में परागन करने वाली जो ये जीव हैं, ये बड़ी मात्रा में नष्ट हो रहे हैं मोबाइल रेडिएशन के कारण, जिससे मानव जीवन के अस्तित्व पे ही क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो इस आर्टिकल में आपको कैसे रेडिएशन से मानव जीवन बच सकता है उसके बारे में चर्चा की गई है कि मोबाइल फोन पर बातचीत की जगह आप ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए। कॉल की जगह आप मैसेज या ईमेल का प्रयोग करें, व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। मोबाइल फोन को जब रात में सोते हैं तो 5 से 7 फीट की दूरी पर रखें। रात में सोते वक्त आप मोबाइल बिस्तर या तकिए के नीचे न रख करके अलमारी या दराज में रखें। और दूसरी तरफ की घर, दफ्तर या दुकान की आदि किसी भी जगह ऐसे स्थान पर बैठकर या खड़े होकर बात नहीं करें जहां पर सिग्नल कम आता है, क्योंकि जहां सिग्नल कम आता है वहां पर रेडिएशन से आपको प्रभाव पड़ने का संभावना ज्यादा रहती है। तो ताकतवर सिग्नल है तभी आप जाके वहां पर काम करें। और ऐसा भी कहा गया कि शर्ट की जेब में मोबाइल रखने से विकिरण का असर दिल पर पड़ता है, और पैंट पर रखने पर यह नपुंसकता कहलाती है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जो आप मोबाइल को रख रहे हैं तो इसके लिए आपको कवर होना चाहिए, और ऐसे कई सारे एंटी रेडिएशन कवर आते हैं जो आपको इससे बचाते हैं। तो
5G नेटवर्क और कोरोना विशेष करके कुछ आर्टिकल नहीं दिया, लेकिन इसमें रेडिएशन से जुड़ा हुआ ये आर्टिकल था। तो 5G तकनीक जिसे भविष्य की तकनीक कहा जा रहा है, और इससे जो टावर्स हैं, इससे निकलने वाले रेडिएशन से देखिए कई सारी समस्या, हेडेक है, नाक की बीमारी है, ट्यूमर की समस्या है, जॉइंट्स में पेन है, अल्जाइमर है, इनफर्टिलिटी है, मिसकैरेज है, पैरालिसिस है, तो कई सारी आपको बीमारियां हो सकती है। इसे बचने की आवश्यकता है। यह आर्टिकल एक समझदारी भरा आर्टिकल है कि जश्न ज्यादा जरूरी है कि जीवन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कई सारे सामाजिक और सांस्कृतिक समारोह आयोजन हुए जिसके कारण कोविड बड़े स्तर पर फैला, चाहे वो शादी हो या धार्मिक समागम हो। तो ये परिस्थितियां होती है कि आपको खुशी मनाइए, लेकिन वर्तमान में जब जीवन आपको बचाना है तो खुशियां आप बाद में मना लीजिएगा, क्योंकि खुशियां मनाने के लिए आयोजित किए जा रहे समारोहों ने संक्रमण को फैलाने जैसी दुखदायी हालत को क्या कर दिया, बना दिया है। तो इस परिस्थिति में हमको यह समझना होगा कि अपने जीवन को बचाना है, सेहत को बचाना है, स्वच्छता और शारीरिक दूरी से जुड़ी जो कोरोना गाइडलाइंस है उसका पालन करना है, और नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी को क्या करना है, बचाना है। क्योंकि यह संकट के समय महामारी ने खुशी और दुख के अवसरों के रंग ढंग को भी बदल दिया है। तो मुद्दा यह जिंदगी बचाने का है, न कि खुशियां मनाने का। और इसमें एक और समस्या पर चर्चा की गई है कि वर्तमान में जो विवाह है यह दिखावा, रुतबे और चमक दमक की भेंट चढ़ चुका है, और वैवाहिक आयोजन से इस समय आपको दूरी बना लेना ही उचित है। अगर कोई लोग आपको बुलाते भी हैं तो दूरी बनाइए, क्योंकि आपको जीवन बचाना है और अपने जीवन को एक लंबी दिशा देनी है। यह आर्टिकल घर के भीतर छुपे हुए शत्रु, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। आपको पता है कि भारत, एक घर का मतलब क्या हुआ, इंडिया में दो तरह की समस्या, आंतरिक समस्या भी है और बाह्य चुनौती भी है। बाह्य चुनौती आप देखेंगे चाइना जैसी चुनौती है, पाकिस्तान चुनौती है, नॉन स्टेट एक्टर है, आतंकवाद है। तो कई सारे भारत के बाहर से भी क्या है, समस्या है। आंतरिक समस्या में क्या है, चाहे वो नक्सलवाद हो, सांप्रदायिकता हो, क्षेत्रवाद हो, ये सारी भी समस्या है। और कोविड काल में समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी हुए जो मौके का फायदा उठाने लग गए, और जो लोग कालाबाजारी, धोखाधड़ी और जमाखोरी किए, और जिन्होंने दिखाया कि चारित्रिक पतन उनका कितना ज्यादा हो चुका है, क्योंकि ये तत्व समाज और देश की जगह अपने स्वार्थ को पूर्ति करने में लगे हुए थे। जैसे हमने दवाओं की कालाबाजारी देखी, ऑक्सीजनों की कालाबाजारी देखी, नकली दवाओं को बेचते हुए दिखा, इन्होंने कोरोना मरीजों को ठग लिया, लूट लिया, और कोरोना मरीजों के जो उपचार है उसमें भी बड़ी स्तर पर समस्या दिखी। यहां सबों की भी सौदेबाजी हो गई और समाज भी आगे नहीं आया। तो ये कालाबाजारियों, ठगों और बदमाशों ने कोरोना काल में अवसर के रूप में देखा, और भारत के समक्ष एक गंभीर चुनौती उत्पन्न की, और कोविड महामारी से लड़ने में हमारी यात्रा को क्या कर दिया, और कठिन बना दिया। तो हमें भारत को न सिर्फ बाह्य रूप से मजबूत करता है, बल्कि आंतरिक रूप से मजबूत करता है। और ऐसे आपको काला बाजार और धोखाधड़ और जमाखोरों के प्रति सशक्त कार्रवाई की आवश्यकता है। और भारत में आंतरिक चुनौतियों में राजनीतिक चुनौती भी है, न्यायिक चुनौती भी है। इस दो चुनौती से हमें निपटना होगा, तभी भारत को आंतरिक रूप से हम क्या कर सकते, सशक्त कर सकते हैं। और यह समझना होगा कि केंद्र और राज्यों में सत्तासीन राजनीतिक दल इस पर कुछ सोचेंगे कि कानून के शासन को सुदृढ़ करने की गहन आवश्यकता है, क्योंकि न तो पुलिस सुधारों का कोई अता पता है और न ही कोई न्यायिक सुधारों का। तभी जो है इस तरह के लोग खड़े होते हैं और राजनीति और प्रशासन के सह में अपने काम को करते हैं और आम जनता को लूटते हैं। और इस परिस्थिति में हमें दिखा मानवीय संवेदनाएं कितनी गंभीर हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू फॉर द डे। आज के लिए इतना ही।